नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल स्टडी आवर्स विद आरके में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो क्लास है वो करंट अफेयर के लिए रहेगी। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के लिए 27 सितंबर 2022 के लिए ये क्लास है। देखिए, हाल ही में इयान तूफान इयान तूफान इयान हुरिकेन या चक्रवात कहाँ पर आया है? ये कैरेबियन सी में आया है। ठीक है, कौन कौन से देशों में? क्यूबा, ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा में ये क्या है? चक्रवात आया है। ह्यूरिकेन इयान तूफान, ठीक है, कैरिबियन सी में आया है, क्यूबा, मेक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा में भाई। वहीं पर अभी हाल ही में एक और, ठीक है, चक्रवात आया था जिसका नाम था ह्यूरिकेन फ्यूना भाई। ये कहाँ पर आया था? अमेरिका में आया था, यूएसए में भाई। ठीक है, सुपर टाइफून नान मांडोल, ठीक है, नान मांडोल अभी अभी ये चक्रवात कहां पर आया था? जापान में आया था। तो इयान आया है अभी अभी क्यूबा, मेक्सिको और फ्लोरिडा में। ह्यूरिकेन फ्यूना कहां पर आया था? अमेरिका में। सुपर टाइफून नान मांडोल कहां पर आया था? जापान में भाई। देखिए, चक्रवात होता क्या है? चक्रवात पवनों की चक्रीय गति को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। जिसके केंद्र में, जो जब चक्रवात आएगा तो उसके केंद्र में क्या होगा? लो प्रेशर होगा भाई। क्या होगा? लो एयर प्रेशर मिलेगा भाई। और उसके बाहर क्या मिलेगा? हाई एयर प्रेशर मिलेगा। और चक्रवात में हवाएं, ठीक है, बाहर से किसकी तरफ आती हैं? अंदर की तरफ आती हैं भाई। तो भाई, न्यून वायु दाब तथा बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? उच्च वायु दाब क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनकी दिशा कैसी होती है? घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज भाई। यदि ये उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, हमारी अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएंगे, तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में रहेगी। और यदि ये दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो घड़ी की सुई की दिशा में रहेगी, यानी कि क्लॉकवाइज। अब विश्व में आने वाले विभिन्न चक्रवातों के क्या क्या नाम है? हुरिकेन आता है अमेरिका में, टाइफून जापान, चीन, फिलीपींस में, विलीविली कहां पे आता है? ऑस्ट्रेलिया में, टोर्नेडो कहां पर आता है? नॉर्थ अमेरिका में, और साइक्लोन चक्रवात कहां पर आता है? इंडियन ओशियन में। बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। हाल ही में कोरोना का नया वेरिएंट B.A.2.75 एमिक्रॉन का नया क्या है? सब वेरिएंट है। इसका क्या पाया गया? मामला पाया गया है भाई। और इस वेरिएंट का नाम एक नक्षत्र जिसका नाम है सेंटारस के नाम पर रखा गया है। कोविड 19 महामारी भाई, कोविड 19 महामारी से लगातार पूरा विश्व क्या रहा है? जूझता रहा है। तो कोरोना वायरस की जो शुरुआत है, कोविड 19 की जो शुरुआत हुई, ये वायरस कहां से फैला था? ये वायरस फैला था वुहान शहर है चाइना में, वहां से भाई। भारत के अंदर कोरोना का पहला जो मामला था वो कहां पर सामने आता? केरल राज्य में आया था भाई। कोविड 19 की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? रूस ने। नाम क्या था? स्पुतनिक वी। भारत में कोविड 19 की पहली वैक्सीन एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को दी गई थी। पहला भारतीय जिसको वैक्सीनेट किया गया था कोविड 19 की वैक्सीन से, उसका नाम था मनीष कुमार। ये दिल्ली एम्स का क्या था? सफाई कर्मचारी था। भारतीय कोरोना वैक्सीन, भारत के अंदर जो कोरोना वैक्सीन बनी उनका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने भाई। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। और कोवैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक हैदराबाद ने भाई। यहीं पर आप लोगों से पूछा जाए कि नेशनल वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? जो नेशनल वैक्सीन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 मार्च वाले दिन भाई। और आपसे कोई पूछे वर्ल्ड वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 10 नवंबर वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोरोना का नया वेरिएंट B.A.2.75 ये अमेरिकन ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है जिसका नाम सेंटारस नाम के एक नक्षत्र पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुथुकम्मा, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया भाई। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव कौन से राज्य में मनाया गया? तेलंगाना राज्य में भाई। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था भाई। कब बना था? 2 जून 2014 को भाई।
ठीक है। कौन सा? बथुकम्मा। महिलाओं के द्वारा मानसून के उत्तरायण, जब मानसून उतरता है और दशहरे से पहले भाई, फूलों का एक ये त्योहार होता है जिसका नाम है बथुकम्मा भाई। और ये तेलंगाना में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। बथुकम्मा तेलुगु शब्द बथु तथा अम्मा दो से मिलकर बना है। बथु का अर्थ होता है जीवन और अम्मा का अर्थ क्या होता है, माँ भाई। तो बथुकम्मा तेलुगु शब्द बथकू जमा अम्मा से मिलकर बना हुआ है। बथकू का मतलब होता है जीवन और अम्मा का मतलब क्या होता है, माँ। ये 9 दिवसीय क्या होता है, त्योहार होता है। और ये तेलंगाना राज्य का उत्सव या क्या है, त्योहार है। तो बथुकम्मा जो उत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य में भाई। 9 दिवसीय होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों को पूछा जाता है। जैसे फ्लोमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा में, नु नुआखाई महोत्सव ओडिशा में, लाई होरोबा त्योहार त्रिपुरा में, लोसार और फागली हिमाचल प्रदेश में, देव सूर्य महोत्सव बिहार में, चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में भाई, फुलदई त्योहार उत्तराखंड में, मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में, आदि महोत्सव लद्दाख में, हॉर्निबल महोत्सव नागालैंड में, माड़ू महोत्सव मध्य प्रदेश में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, गुड़ी पड़वा भाई महाराष्ट्र में, पुथाड़ू तमिलनाडु में, ओणम केरल में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में और बैसाखी हरियाणा एवं पंजाब में। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी है, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें बार बार प्रमुख राज्यों के प्रमुख उत्सव या त्योहार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोशन हसना फेस्टिवल 2022। देखिए भाई जो ये रोशन हसना फेस्टिवल है ये यहूदियों का प्रमुख त्योहार है भाई। ये यहूदियों के नव वर्ष का प्रतीक है। याद रखना, जो यहूदी धर्म के लोग हैं उनका जो न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है उसके लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है रोश हसना फेस्टिवल भाई। रोश हसना त्योहार भाई यहूदियों का क्या प्रतीक है। ये 25 से 27 सितंबर के बीच मनाया जाता है यहूदी या हिब्रू कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, इसका अर्थ होता है हेड ऑफ द ईयर भाई, यानी कि वर्ष की शुरुआत इसी से दिन से मानी जाती है। कोई भी आपसे पूछे यहूदी नव वर्ष की शुरुआत कब से होती है, तो यहूदी नव वर्ष की शुरुआत रोश हसना त्योहार से होती है भाई। और ये 25 से 27 सितंबर तक मनाया जाएगा भाई। इसको एड ऑफ द ईयर कहा जाता है। इस दिन ठीक है लोग एक दूसरे को न्यू ईयर बोलने के लिए सांतोवा और लसना तोवा कहकर क्या देते हैं, बधाई देते हैं। ठीक है, नव वर्ष की क्या देते हैं, बधाई। सांतोवा और लसना तोवा कहकर क्या देते हैं, बधाई देते हैं। यदि बात करें यहूदी धर्म की भाई, पैगंबर हजरत इब्राहिम ने 4000 साल पहले इस धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। ये राज धर्म किसका है, इजराइल का भाई। यहूदियों का पवित्र स्थल कौन सा है, यरूशलेम भाई। पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तनक बाइबल भाई। यहीं पर यदि पूरे विश्व में जो प्रयोग किया जाने वाला कैलेंडर उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। भारत में भी यही कैलेंडर यूज किया जाता है। इसकी शुरुआत 13वें पोप गैगोरी ने की थी 1582 में भाई। कब की थी, 1582 में इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। भारतीय कैलेंडर किस पे आधारित है, शक संवत पर आधारित है। और भाई इसको ठीक है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता कब दी थी, 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था, अपनाया गया था शक संवत भाई। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में भाई। और किसने की थी, कनिष्क ने की थी भाई। विक्रमी संवत की शुरुआत कब से हुई थी, 57 ईसा पूर्व भाई। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले भाई। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी भाई। हिजरी संवत भाई, जब हजरत मोहम्मद किसके लिए, मक्का की यात्रा के लिए गए थे, वहीं से कौन से संवत की शुरुआत होती है, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और गुप्त संवत 1319 और 1320 में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस गुप्त संवत की क्या की थी, शुरुआत की थी भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अभी हाल ही में 26 सितंबर को ठीक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की क्या मनाई गई है, जयंती मनाई गई। देखिए भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का क्या किया था, विरोध किया था और लोगों को पुनर्जागरण का क्या किया, काम किया भाई। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बरी सिंगा वेस्ट बंगाल में हुआ था।
डेथ कब हुई थी? 29 जुलाई 1891 में। कहां पर? कोलकाता में। इन्हीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया था 1856 में। ये याद रखना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए, जो सामाजिक कुरीतियां उनके प्रति लोगों को जगाने के लिए और उनको दूर करने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किए थे। और इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न क्या है? शिशुवध प्रतिबंध कब लगा? ये 1795 से लेकर 1804 के बीच में लॉर्ड वेल्जली ने भारत में शिशुवध प्रतिबंध लगाया भाई। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? 1829 में भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भाई। दास प्रथा अबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में एलन ब्रो ने लगाया भाई। नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय विवाह 1872 नॉर्थ ब्रुक ने भाई। शारदा एक्ट लड़कियों की विवाह की एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण शारदा एक्ट के तहत किया गया था 1930 में भाई, लॉर्ड इरविन ने भाई। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 में आया था, लॉर्ड लिनथिंगो ने भाई। बार बार इन सभी कुरीतियों को कब अबोलिस्ट किया गया? इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिलीप टर्की इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया भाई। दिलीप टर्की बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष भाई। जो हॉकी इंडिया है, HI है जो, उसके नए अध्यक्ष दिलीप टर्की बन गए। ये पूरा हॉकी का क्या है? खिलाड़ी है। इनका जन्म 25 नवंबर 1977 को सुंदरगढ़ भाई, इसको हॉकी का गढ़ माना जाता है। कहां पर? उड़ीसा में। और भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो भी कहां पर बनने जा रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के अंदर भाई। यह पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी या ओलंपियन इस राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करेगा। यह पहला अवसर है कि कोई पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन इस एसोसिएशन की क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। 15 साल से अधिक के करियर में एज ए डिफेंडर, ये डिफेंड करते थे भाई के रूप में रिकॉर्ड तोड़ 412 अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले थे। इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ। और इन्होंने रिटायरमेंट कब ले ली थी? 2010 में भाई। इन्होंने भारत को कहां कहां पर रिप्रेजेंट किया था? 1996 में एटलांटा, ठीक है, ओलंपिक में भाई, ठीक है, 2000 में सिडनी ओलंपिक में भाई, और भाई 2004 में एथेंस ओलंपिक में। एशियन गेम्स में 1998 में बैंकॉक में, और 2002 में बुसान एशियन गेम्स में इन्होंने भारत की तरफ से क्या किया था? खेला था भाई, पार्टिसिपेट किया था। यदि बात की जाए ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी की भाई, ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी का जो इतिहास है वो बड़ा स्वर्णिम रहा है। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। ये 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 लगातार 6 बार गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने भी हॉकी में लगातार 6 गोल्ड नहीं जीते हैं। इसीलिए भारत में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है भाई। ध्यानचंद को हॉकी का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं का जन्म दिवस 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। फिर 1964 में गोल्ड जीता, 1980 में गोल्ड जीता। भारतीय हॉकी में कुल कितने गोल्ड है? 8 गोल्ड है। 6 लगातार और 2 बाद में जीते भाई। आपसे पूछे एक क्या है आपका, ठीक है, सिल्वर है भाई, और 3 क्या है? 3 क्या है आपके? ब्रॉन्ज है भाई। तो कुल मिलाकर भारतीय हॉकी ने ओलंपिक के इतिहास में 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 क्या है? गोल्ड है। और अंतिम पदक 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे उसके अंदर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था भाई। यहीं पर बात करते हैं भिखाजी कामा की जयंती की। हाल ही में 24 सितंबर को भिखाजी कामा की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 24 सितंबर को नवसारी में 1861 मुंबई में हुआ था भाई। मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1936 को मुंबई के अंदर ही भाई। भिखाजी कामा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में पूछा जाता है भाई। भिखाजी कामा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने विदेश में तिरंगा लहराया था भाई। याद रखना, विदेश में झंडा या तिरंगा या भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भिखाजी कामा थी भाई। कब? 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने तिरंगा क्या किया था? फहराया था। तिरंगे से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, प्रथम बार जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ये कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया भाई।
22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या दी? मान्यता दी। भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगला वेंकैया ने भाई। और आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा को झंडा किसने भेंट किया था? तो हंसा मेहता ने भेंट किया था। देखिए ये भारतीय झंडे के अलग अलग प्रारूप है भाई। देखिए 1906 में भारतीय झंडा इस प्रकार था, 1907 में इसका प्रारूप ये हुआ, 1917 में इसका प्रारूप ये हुआ, 1921 में इसका प्रारूप ये हुआ, 1931 में इसका प्रारूप ये हुआ और 1947 में जो वर्तमान का प्रारूप है भारतीय नेशनल फ्लैग का वो यही है। यदि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं तो लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको हर टॉपिक के अंदर करंट अफेयर के साथ उससे जुड़ी सभी स्टैटिक चीजें भी बताऊंगा, तथ्य भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।